आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यूक्रेन में हर गुजरते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच कई हिंदुस्तानी तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। 20,000 तलबा में से अभी सिर्फ 6-7 हजार तलबा को ही वतन वापस लाया जा सका है। कई हजार तलबा सरहदी इलाकों में वापस आने का इंतजार कर रहे हैं और सैकड़ों तलबा अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरकार तलबा को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ऑपरेशन गंगा से कई तलबा को वतन वापस लाया गया है, लेकिन जो तलबा अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, इनके सामने कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। टनल या अंदरूनी जो हिस्से हैं, उनमें ये तलबा छुपे हुए हैं और किसी तरह से अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तानी इंतजामिया और सरकार की तरफ से क्या कुछ देरी हो गई, या यूक्रेन और रशिया के बीच में जिस तरह के हालात हैं, इस पर हिंदुस्तानी तलबा को बचाने के लिए, उनकी जानों को बचाने के लिए क्या अपोजिशन और सरकार एक साथ खड़े हैं, और जो तलबा अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए क्या सरकार की जो कारकर्दगी है उसे ठीक ठाक माना जाए, या इसमें अभी और कुछ करने की जरूरत है। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ गुलरेज शेख साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और आलमी उमूर पर आपकी बहुत अच्छी नजर है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी रिटायर्ड कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन है, और जाहिर सी बात है कि आपका आर्मी से ताल्लुक रहा है, तो इस तरह के हालात के बारे में बहुत अच्छी समझ रखती हैं। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, और तौकीर आलम साहब सीनियर लीडर हैं आरजेडी के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि अब यूक्रेन और रशिया में अगर हम देखें तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। 20,000 तकरीबन हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट थे यूक्रेन में फंसे हुए थे। सरकार ने कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की, 6-7 हजार स्टूडेंट को वापस लाया गया है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बॉर्डर एरियाज में पहुंच चुके हैं, और कुछ तलबा ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं हिंदुस्तानी जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो सरकार की कारकर्दगी अभी तक जिस तरह से स्टूडेंट को ला रहे हैं, ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, और इसके अलावा सरकार की गहरी नजर है, खुद पीएम मोदी साहब इसमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, अपने नागरिकों को वहां से वापस लाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। मेरा शहर है विदिशा, वहां की एक लड़की सृष्टि विल्सन अभी तक यूक्रेन में ही है, और आज ही वो लोग पोलैंड बॉर्डर पहुंचने का था उनका, शाम तक वो पहुंच गए होंगे, ऐसा मैं मानती हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत सारे लोगों की आपबीती भी सुन रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि सरकार का जो एडवाइजरी है वो बहुत क्लियर नहीं थी उनको शुरू में, और बाद में जब उन्होंने फ्लाइट्स भी बुक की, ये सब हम 28 फरवरी के पहले की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप कर दिया एडवाइजरी निकालने में। लेकिन एक बात और मैं आपसे कह दूं कि जब इस समय हमारा जो मुद्दा है वो अपने लोगों को वहां से निकालने का है, जब भी देश के ऊपर कोई आंच आती है, विपक्ष हमेशा देश के साथ खड़ा होता है, सरकार के भी साथ खड़ा होता है। दिक्कत यह है कि सरकार अपना ही अलग एक दौड़ लगाना चाहती है, वो कांग्रेस को अभी भी प्रतिस्पर्धा वाला समझती है। भाई, ऐसे समय में आप कंपटीशन मत समझिए, आप उस यार्डस्टिक पर कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे जहां कांग्रेस थी। लेकिन आज कांग्रेस भी अपने देश के उन बच्चों के साथ है जो बाहर वहां यूक्रेन में परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे समय में सरकार को अकेले अकेले करना नहीं चाहिए। वैसे मैं बहुत खुश हूं, कल मैंने अपने ही एक सांसद की ट्वीट देखी है जिसमें सबको बिठाकर और इसका जायजा जो था वो लिया गया था, बताया गया था। तो यहां से सरकार जब भले ही देर कर चुकी है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि अब सरकार जो है जागी है, देर से जागी है, लेकिन अब सवेरा लाएगी कम से कम। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इस तरह के हालात में सबको एक साथ आने की जरूरत है, और जब सब एक साथ आएंगे तभी जो हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान के स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए, उन्हें आसानी से वापस वतन ला सकते हैं। गुलरेज शेख साहब, क्या वाकई में जो बात अनुमा आचार्य जी कह रही हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ और थोड़ी सी देरी भी हुई,
अगर पहले से एडवाइजरी जारी की गई होती और पहले से इन तमाम चीजों पर सरकार अलर्ट होती तो आज इस तरह के हालात नहीं होते। अभी बहुत से स्टूडेंट फंसे हुए हैं। नहीं अबू भाई, देखिए मेरी बहन है अनुमा जी, और बहुत इज्जत करता हूं कि वेटरन है वो एयरफोर्स की, लेकिन अभी वो बात पॉलिटिकल चश्मे के साथ कर रही हैं। और मैं चूंकि एक जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूं, तो उस एतबार से भी मैं कह रहा हूं कि पहली बात तो किसी को भी अपेक्षा नहीं थी कि ये जंग होगी या इस प्रकार की होगी। दूसरी चीज, भारत के कहने पर और विशेषकर मोदी जी की बात करने पर खार्किव विशेष में जो गोलाबारी कर रहा था रशिया, हमारे छात्र निकल सके वहां से, इसलिए 6 घंटे के लिए उन्होंने युद्ध विराम किया था। तो इस चीज को सबसे पहले तो सबको जानना जरूरी है कि भारत किस प्रकार से अपने बच्चों को लेकर आ रहा है। मेरी परसों बात हो रही थी ज्योतिरादित्य जी के यहाँ, तो वो उस समय बुकारेस्ट में थे और उज्जैन की एक लड़की तो वहां पर फंसी हुई थी यूक्रेन में। मैंने उनको बताया कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, तो पूरा उसका बच्ची का विवरण दिया। जब वो बच्ची से मिले तो उसकी माँ से अपने खुद के मोबाइल पर वीडियो कॉल भी कराया। तो भारत का एक एक बच्चा हमारे लिए अनमोल है। हमारे 4 मिनिस्टर्स वहीं पर हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद पुतिन साहब से भी बात की है, ज़ेलेंस्की से भी बात की है, और इस संदर्भ में प्रमुखता से बात की है कि हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जा सके, उनको सुरक्षित लाया जा सके। तो इसमें राजनीतिक बात होनी नहीं चाहिए। और मुझे अपेक्षा है कि जिस प्रकार से जिस रफ्तार के साथ ऑपरेशन गंगा चल रहा है, अगले 3-4 दिवसों में हमारे समूचे बच्चे जितने भी हैं सबके सब हमारे पास आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो तलबा या जो स्टूडेंट फंसे हुए हिंदुस्तान के, उन्हें वतन वापस लाया जाए। और इस पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। अनुमा आचार्य जी ने भी बहुत अच्छी बातचीत, बिल्कुल साफ बातचीत की, और गुलरेज शेख साहब आपने भी बहुत साफ बात रखी कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और हम दोनों एक ही प्रांत से हैं। जी जी बिल्कुल। मैं तौकीर आलम साहब आपके पास आना चाहूंगा। तौकीर आलम साहब, मैं देख रहा था कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल हैरान थे कि इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट हैं यूक्रेन में क्या कर रहे थे, आखिर वहां पढ़ने क्यों गए थे। नीतीश कुमार जी इस चीज को लेकर बिल्कुल परेशान नजर आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जी ये बता देना चाहता हूं, यही तो समझने की बात है कि हमारे भारत और हमारे बिहार के प्रांतों के छात्रों को पलायन करना क्यों मजबूरी बन जाता है। हम तो यहां सियासत की बात तो नहीं करते, चूंकि हम भारतीय होने के नाते हम और हमारी पार्टी वर्तमान सरकार के साथ सहयोग करने के लिए कदम में कदम मिलाकर खड़ी है। लेकिन आपने ऐसा एक सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब देना मुझे बहुत जरूरी मालूम होता है। हमारे देश के छात्रों का विदेशों में पलायन ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश और हमारे बिहार की शिक्षा की व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे हैं यूक्रेन के फंसे हुए भारतीय छात्र। तो अब ये जो छात्र हैं कोई 4-5 साल से नहीं जा रहे हैं, ये तो पहले से भी जाते रहे हैं। जब लालू जी की सरकार थी, जब आरजेडी की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी ये छात्र जाते थे। अकेला बिहार में 20 के अनुपात में 2000 लगभग छात्र जो है बिहार से पलायन कर चुके हैं यूक्रेन में पढ़ने के लिए। कारण कि जहां 30 से 35 लाख रुपए खर्च गिरते थे, वहां आप 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया प्राइवेट एमबीबीएस के चार्जेज की जो छूट दे रखी है, इससे हमारे बिहार और हमारे भारत के छात्र का जो है पॉकेट पे डाका डाला जा रहा है, जिसकी बचत करने के लिए, जिनकी व्यवस्था अच्छा पाने के लिए मजबूर होकर बिहार और भारत से लोग विदेशों में पलायन कर रहे हैं। रूस हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जापान हो, जर्मन हो, जहां भी है पूरे देश में भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कारण यही है कि हमारे यहां पलायन इसलिए हो रहा है कि शिक्षा चौपट हो चुकी है। यहां का शिक्षा का व्यवस्था चौपट हो चुका है, शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। चलिए ठीक है, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, यूक्रेन और रशिया की ये जंग अगर नहीं होती तो शायद ये आंकड़े भी नहीं पता चलते कि बिहार से इतनी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट हैं वो यूक्रेन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और वहां पर ये तलबा किस तरह से फंस गए हैं। नीतीश कुमार जी को इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। सबसे अहम बात तो ये है नेमतुल्लाह जी।
जी, आप सही बात कह रहे हैं। पहली बात यह है कि जब भी भारत के नागरिकों पर या भारत पर संकट आता है, सारी पार्टियां एक होके इसका मुकाबला करती हैं और उसका साथ देती हैं। और दूसरी बात की चिंता के विषय है, और नीतीश कुमार जी ने कहा कि इस नेशनल लेवल पर इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। सिर्फ बिहार ही का सवाल नहीं है, बिहार के छात्र हैं और आपके आंकड़े के हिसाब से 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट जो है यूक्रेन में तालीम हासिल कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो और जहां अभी हमारे भाई बोल रहे थे, इनको पता है कि जो भी फीस का जो सेटलमेंट किया गया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर हैं उनकी कमेटी ने ये जो प्राइवेट मेडिकल कोर्ट जो मैनेजमेंट कोटा है उनके लिए फीस तय किया गया है। ये कोई सरकार का नहीं, सरकार के कोटे से जो जाता है वो सरकारी जो फीस होती है वही लगती है, और जो प्राइवेट मैनेजमेंट जो होते हैं वो अपना फीस जो तय किया गया है सुप्रीम कोर्ट कमेटी से वो लोग लेते हैं। इसलिए ये उन्होंने कहा कि गरीब राज्य नहीं, जो विकसित राज्य है, जो अमीर राज्य है, वहां के भी लोग, वहां के भी स्टूडेंट तालीम हासिल करने के लिए नहीं, अब तो सरकारों की कम से कम आंख खुलनी चाहिए। कितनी बड़ी तादाद में, नहीं नेमतुल्लाह साहब, अब तो कम से कम सरकारों की आंखें खुलनी चाहिए। हमारे जो स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकारों की भी एक तरह से कमी है। मैं अनुमा आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा। अनुमा आचार्य जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि सरकार और अपोजिशन इस बुरे वक्त में एक साथ खड़े हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हैं सब हिंदुस्तान के हैं और उन्हें बचाना वक्त की जरूरत है। लेकिन ये हालात पैदा क्यों हुए? क्या इस पर नहीं सोचा जाना चाहिए? देखिए, अब हालात तो पैदा हुए और उसके बाद हमको लोगों को वहां से निकालना है। तो इसमें सारी चीजें सही हैं, लेकिन जो एक बीजेपी की भयंकर भूख लगती है ना सरकार की कि हमें क्रेडिट मिल जाए, जैसे एक भी सेंटेंस इनका खत्म नहीं होता कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेना है। खराब क्या लगता है? खराब ये लगता है कि जब ऐसी स्थिति में बीजेपी का एक नेता, प्रहलाद जोशी जी की बात करिए, ऐसा बयान देता है कि 90% से जो लोग फेलियर होते हैं वो लोग चले जाते हैं यूक्रेन। दूसरे नेता, अभी उनका एक और असंवेदनशील बयान आता है कि नवीन शेखरप्पा की बॉडी नहीं लाएंगे क्योंकि वो ज्यादा जगह घेरती है। तो ऐसी चीजें जब होती हैं और उसके बाद वायुसेना के जहाज में कहा जाता है मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाओ, तो ये सारी चीजें ऐसे समय में श्रेय की जो भूख है, जो पागलपन है, भाई 15,000 20,000 लोग थे तो 15,000 आ जाते, उसके बाद आप सारा अपनी तारीफ करवा लेते। भाई तारीफ तो मिलती ही है ना, जब आप अच्छा काम करेंगे तो तारीफ मिलती है। कुवैत से जब हम अपने भारतीयों को निकाला था भारत की सरकार ने, तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया था नाम। फिर हमने लीबिया से जब निकाला था तो वो भी बड़े फास्ट निकाला था, एक से ज्यादा जहाज पहले ही दिन से हायर किए थे। यहां तो अब जाके हमने एयरफोर्स की मदद ली है और फ्लीट बढ़ाई है। मेरा ये कहना है कि ठीक है, हो गया, मैं आपको कारणों पे और ज्यादा नेल नहीं करूंगी, आप खुद जानते हैं कि कारण क्या क्या थे, किस तरह से आपने कम्युनिकेशन गैप किया। लेकिन आज जब हो गया है और जब सब आपके साथ खड़े, उस समय ये क्रेडिट की भूख जरूरी नहीं है, लोगों को निकालना जरूरी है। उनसे जबरदस्ती एयरफोर्स के सरकारी जहाज में एक राजनीतिक की जो नारे लगवा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि सेना का सर्वोच्च कमांडर केवल राष्ट्रपति है और इस तरह से कभी नारे लगाते किसी ने नहीं देखा किसी व्यक्ति विशेष के नारे लग रहे हो। तो ये सारी चीजें दुखी करती हैं कि राजनीति बीजेपी कर रही है। आज इतनी बड़ी आपदा में इसे अवसर अगर लेना कहते हैं तो ये पूरे देश के लिए, उस सरकार के लिए जो सरकार है, नहीं सरकार देख रही होगी कि यूपी में अभी भी एक फेज के चुनाव बचे हुए, हो सकता है इससे भी कुछ फायदा हो जाए। मैं गुरलेश शेख जी आपके पास आना चाहूंगा। गुरलेश शेख साहब, जो बात यहां पर अनुमा आचार्य जी ने कही ये कुछ ढकी छुपी बातें नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर सरकार में आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्टूडेंट को किस तरह से बाहिफाजत वापस लेकर आएं। नवीन की जान चली गई, बहुत अफसोसनाक है, बहुत कीमती जान थी, और उसके बाद आप देखिए कि पंजाब के एक स्टूडेंट को और गोली लगी और वो इंजर्ड हुआ है। तो इसका जवाब कौन देगा?
नहीं, डेफिनेटली वी आर कंसर्न, हम कंसर्न हैं एक एक बच्चे के लिए और उसकी सलामती से घर वापसी के लिए। और अनुमा जी भी जो हैं वो भी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में है तो उनको कांग्रेस की भाषा बोलना पड़ेगी। यदि भारत माता की जय का अगर जयकारा लगाया जाता है, इस तरह के हालात में भी क्या कांग्रेस और बीजेपी करना जरूरी है? प्रोपेगेंडा फिर शुरू हो गया, गंदी राजनीति नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूं बहन कि भारत माता की जय के नारे या कांग्रेस इस देश की राष्ट्रवादी पार्टी है और कभी प्रचार नहीं किया, प्लीज। और मैं बोलता हूं कि क्या भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी का नारा है? ये तो भारत का नारा है। तो यदि कोई बोलता है कि बीजेपी का नारा है तो मुझे खुशी होगी इस चीज पर। लेकिन एक बात है कि हम चाहते हैं एक एक बच्चा जल्दी से जल्दी सलामती के साथ घर वापस आ जाए। और मैंने भारत माता की जय के बारे में नहीं कहा है, गलत बात। हमारे सारे डिप्लोमेट्स, हमारे प्रधानमंत्री पल पल की जो चीजें हो रही हैं उसके विषय में डेफिनेटली संज्ञान ले रहे हैं, रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, डिप्लोमेट्स इसमें लगे हैं। हमारे जितने भी दूतावास हैं आसपास के मुल्कों में वो काम कर रहे हैं पूरे समय। और मैं आपको बोल रहा हूं कि 3-4 दिन की बात हो, 3-4 दिन में घरों में अपने बच्चे वापस सुरक्षित आ जाएंगे। नहीं गुलरेज जी, अनुमा आचार्य जी आपकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं, आपने जो बात कही है। अनुमा आचार्य जी, नहीं, भारत माता की जय के नारे लगवाए हमने, हम मानते हैं। मैं राजनीति में हूं जरूर, लेकिन बहुत गुलरेज जी से बहुत जूनियर हूं राजनीति में, इसलिए बोलना चाहूंगी कि उन्होंने ना मेरी बात को पॉलिटिकल बदला, गलत तरीके से बदला। भारत माता की जय पे मेरा ऑब्जेक्शन नहीं था। मेरा ऑब्जेक्शन जो था वो उन्हें मालूम है, मैंने भारतीय वायुसेना के जहाज में जो मोदी जी की जय कहलवाया गया था उसके ऊपर आपत्ति की थी मैंने। और एक चीज और है, मोदी जी तो यूपी के चुनाव में व्यस्त हैं, वहां वो भाषणों में कह रहे हैं इस बारे में कि यूक्रेन को से हम लोगों को बचाएंगे इसलिए वोट दीजिए। तो हर चीज का तो वो फायदा उठा रहे। मेरा यही कहना है, राजनीतिक फायदा मत उठाइए, पहले अपने लोगों को ले आइए। हम राजनीतिक फायदा नहीं उठा रहे बहन, हम राजनीतिक फायदा बिल्कुल नहीं उठा रहे। देखिए, अनुमा जी के विषय में मैं खुल के बोल रहा हूं कि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। नहीं ठीक है, देखिए गुलरेज शेख जी, इस तरह के इश्यूज में भी और इस तरह के मसाइल में भी क्या सियासत जरूरी है? क्या बीजेपी और कांग्रेस करना इस तरह के मसाइल में भी जरूरी है? क्या हमें मिलकर मजबूती के साथ सबसे पहले अपने जो बच्चे फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, उनकी जानें नहीं बचानी चाहिए? सियासत होती रहेगी, बीजेपी कांग्रेस बाद में कर लेंगे, सरकार अपोजिशन बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले तो हमें अपने बच्चों की जानें बचानी है और उधर फोकस करना है। मैं तौकीर आलम साहब, क्या जितने कंसर्न नजर आए नीतीश कुमार जी, आपको क्या लग रहा है कि अब हम ये मान के चलें कि बिहार के जो छात्र हैं, बिहार के जो स्टूडेंट हैं, नीतीश कुमार जी अब उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे? ये कैसे मुमकिन है जब आपकी व्यवस्था ही लचरी हुई है, आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, शिक्षा में आप सुधार नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ के बिहार के छात्र तो मजबूर हो जाते हैं, उनको हर हाल में बाहर जाना है। बिहार छोड़कर भारत में जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, जालंधर, कश्मीर, बंगाल, और जब यहां से मुक्ति मिलती है तो विदेशों का पलायन करना पड़ता है। नहीं, आपसे बड़े फिक्रमंद नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार जी। शायद नीतीश कुमार जी को अभी तक ये डेटा पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो बिहार से बाहर और दूसरे कंट्रीज में भी पढ़ने जाते हैं। यूक्रेन में इतनी बड़ी तादाद में बिहार के स्टूडेंट होंगे, तो ये चीजें तो अब पता चली नीतीश कुमार जी को। नहीं, ये तो हमारे लालू प्रसाद यादव ने हमेशा इस बात से आगाह किया कि हमारे बिहार से पूरे भारतवर्ष में छात्र और बेरोजगार सबसे ज्यादा पलायन कर रहे हैं देश के अन्य राज्यों में और विदेशों में, लेकिन आप अनदेखी कर रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और सबसे बड़ी भूल क्या है? केंद्र सरकार और हमारे नीतीश सरकार की जो मिली जुली जो डबल इंजन की सरकार है, अगर समय रहते यूक्रेन के छात्रों की निकासी करा लेते तो ऐसी भयानक स्थिति नहीं बनती। देश के पीएम नेमतुल्लाह साहब, क्या नीतीश कुमार जी अब वाकई में बिहार में ही कुछ इस तरह की तैयारियां करेंगे कि कम से कम बिहार के जो छात्र हैं, बिहार के जो स्टूडेंट हैं, उन्हें बाहर जाना ना पड़े? क्योंकि जिस तरह का बयान है, ऐसे में लग रहा है कि नीतीश कुमार जी इससे बिल्कुल वाकिफ नहीं थे, नीतीश कुमार जी के नॉलेज में तमाम चीजें नहीं थी। देखिए हुरैरा भाई,
नीतीश कुमार जी बहुत कोई विषय को बहुत सीरियसली लेते हैं और सही मानों में जिस तरह से बिहार ही नहीं पूरे देश के स्टूडेंट वहां पढ़ने जाते हैं, तो इस बारे में जो आंकड़ा आया है चौंकाने वाला आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि नेशनल लेवल पर इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और अपने बिहार में तो उन्होंने काम शुरू कर दिया है, वो मेडिकल हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए और से बहुत सी प्रक्रियाएं नहीं ना हो जाएगा, उसकी उसकी सारे सिस्टम को ना लगे, खाली बिल्डिंग खड़ा कर दीजिए और वहाँ कोई व्यवस्था ही ना हो। जब व्यवस्था ही नहीं रहेगा तो पढ़ाई हो कैसे जाएगी? आपने तो सिर्फ ये लोग उसके अंदर के ढांचे को तो शून्य कर दिया है। तो वैसी चलिए ठीक है, मैं गुलरेज जी आपके पास आऊं। गुलरेज शेख, क्योंकि आप मेडिकल से भी जुड़े हुए हैं, गुलरेज शेख जी, क्या अब ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है कि अब सरकार की आंखें खुलनी चाहिए और अपने स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा नीट में, आप देख लीजिए 2021 में 8 लाख स्टूडेंट बैठे थे, लेकिन नीट में सिर्फ 80,000 सीटें हैं। 7 लाख स्टूडेंट हर साल उनका ख्वाब चकनाचूर हो जाता है डॉक्टर बनने का। तो क्या अब इस पर सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए? मोदी जी को भी इस पर आगे आना होगा। बिल्कुल सारे। गुलरेज जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं होगा जी, मुझे आ रही है। और एक बात आप देखिए, ये जो बात हम चर्चा कर रहे हैं इसके पहले नेमतुल्लाह जी सुन लीजिए जी, पर अपना अमल किया जाए। ठीक है, ठीक है, गुलरेज जी कंटिन्यू कीजिए जी। देखिए, देश के जो सरताज हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये बात आज पहले ही कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि पहले इस पर ध्यान दिया होता, पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान दिया होता, तो इन बच्चों को जाना ही नहीं पड़ता। अब एक मिशन मोड 7 साल मोदी जी की सरकार को हो गया, पिछली सरकारों को कहां तक इल्जाम देते रहेंगे? अब 50 साल और 45 साल 40 साल पुरानी सरकारों को कहां इल्जाम देते रहेंगे? 7 साल आप भी सरकार में रह चुके हैं, 7 सालों में क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर भी सोचना होगा। देखिए, हर चीज को अबू भाई डाटा से अच्छा कोई चीज नहीं बता सकते। बिल्कुल। मैं 2 ही प्रदेशों का उदाहरण देता हूं, मेरे प्रदेश का देता हूं और उत्तर प्रदेश का देता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही थी। मेरे प्रदेश मध्य प्रदेश में मैंने 2000 में 2000 में 12th पास की, मुझे कर्नाटक बिल्कुल। देखिए गुलरेज जी, डेटा पर भी हम बात करेंगे और कहां पर काम हुआ है, कहां पर नहीं हुआ, ये कमी आखिर कहां पर रह गई है। अच्छी बात यह है कि आज अपोजिशन और सरकार स्टूडेंट को लाने के लिए साथ में खड़ा है, लेकिन कमी कहां पर रह गई? अब इस पर सरकार को सोचना होगा। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी, किसी मौके पर इस पर फिर हम बात करेंगे कि आखिर कमी कहां रह जाती है। इतनी बड़ी तादाद में आखिर पलायन हमारे स्टूडेंट को क्यों करना पड़ता है, मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क क्यों जाना पड़ता है, इस पर कभी फुर्सत से बात होगी और यह बहुत अहम इशू है, इस पर सरकारों को सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, गुलरेज शेख साहब, मोहम्मद नेमतुल्लाह जी और तौकीर आलम जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।